नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। घड़ी में शाम के 4:50 होने वाले हैं। वक्त हो गया है राष्ट्रवाद का। और आज राष्ट्रवाद में सवाल कि क्या इस बार सरकार पूरी तरीके से 2/3 बहुमत के साथ तैयार है। मानसून सत्र की शुरुआत होने वाली 20 तारीख से, यानी सोमवार से। मानसून सत्र में क्या बड़ा मास्टर स्ट्रोक लगाया जाएगा परिसीमन बिल को लेकर? इसको लेकर चर्चा खूब तेज है। लेकिन उधर विरोधी गठबंधन में टीम राहुल जिसे कहा जाता है, वहां पर फूट की खबरें आ रही हैं। खबर है कि शरद पवार और अखिलेश यादव डीएमके क्या एक अलग रुख अपना सकते हैं अगर कुछ कमिटमेंट मिलता है। सवाल यह भी है कि अगली लोकसभा यानी 2029 का चुनाव 543 नहीं, क्या 850 सीटों पर होगा? यह रिपोर्ट देखिए, फिर डिबेट की शुरुआत करें। 2029 का चुनाव क्या बढ़ी हुई लोकसभा सीटों पर होगा? क्या मानसून सेशन में मोदी सरकार डीलिमिटेशन बिल पर मास्टर स्ट्रोक खेलने जा रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक तरफ केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी की मुलाकात दिल्ली में हुई। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का भी दिल्ली दौरा हुआ। हालांकि इन बैठकों का आधिकारिक एजेंडा अलग बताया गया, लेकिन सियासी गलियारों में इसे डीलिमिटेशन की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा। दूसरी तरफ विपक्ष में भी डीलिमिटेशन बिल में 50-50 फॉर्मूले पर अलग अलग सुर सुनाई पड़ रहे हैं। एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने तो संकेत दे दिया कि उनकी पार्टी के साथ ही डीएमके और समाजवादी पार्टी परिसीमन बिल का समर्थन कर सकती है अगर सरकार सीटों की संख्या 50% तक बढ़ाने की शर्त लिखित में। डीएमके हो, हम हो, सपा हो, 50% के बारे में हम सोचेंगे, ऐसा हमने कहा था अभी जो सत्ता में है उनको, लेकिन वो बिल में नहीं आया, इसलिए वो बिल तो गिर गया। की अगर बात आपकी शर्त मानी जाती है तो क्या एक सरकार, मेरी शर्त नहीं है वो, सभी पार्टियों जो आपको आपने कहा है कि हमारी डिमांड ही नहीं है। जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है। सुप्रिया सुले का ये बयान ऐसे समय में आया जब एनसीपी शरद गुट के एनडीए में शामिल होने की अटकलें तेज है। दिलचस्प बात यह भी है कि मोदी सरकार पहले ही सदन में ताल ठोक कर कह चुकी है कि अगर विपक्ष 50% आरक्षण और सीटों की बढ़ोतरी चाहता है तो सरकार तैयार है। का विरोध करने का कारण 50% लिखित में चाहिए तो 1 घंटा सदन बंद कर दिए, मैं ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर आता हूं मान्यवर, मगर बिल पारित करने का वो वादा कर। अब वेणुगोपाल जी बताए, क्या बिल पारित करेंगे? तो क्या महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर गेंद विपक्ष के पाले में है? हालांकि कांग्रेस इसके पीछे सरकार की मंशा पर सवाल उठाती रही है। डीलिमिटेशन बिल को संविधान के लिए खतरा बताती रही, जबकि शिवसेना यूबीटी संशोधन की बात कर रही और एनसीपी शरद गुट की सुप्रिया सुले ने 50-50 फॉर्मूले पर अपनी पार्टी का रुख साफ कर दिया। अगर सरकार वापस वो बिल लाते हैं तो पूरा अपोजिशन इकट्ठा होकर उनको विरोध करेंगे। हमने जो उनको सूचनाएं की है, इस प्रकार से बिल में आप थोड़ा दुरुस्ती करो, अमेंडमेंट करो, लेकर आइए। अगर उस हमारी बात मानी जाती है तो हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन डीलिमिटेशन का फॉर्मूला क्या होगा वो भी मांग रहे हैं ना। वो कुछ प्रस्ताव आया ही नहीं है अभी तक। साफ है कि विपक्ष के भीतर भी डीलिमिटेशन के फॉर्मूले पर एक राय नजर नहीं आ रही। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि डीलिमिटेशन को किसी भी कीमत पर आगे बढ़ाएंगे। मैं देश की हर नारी को विश्वास दिलाता हूं, हम महिला आरक्षण के रास्ते में आने वाले हर रुकावट को खत्म करके रहेंगे, हटा करके रहेंगे। हमारा हौसला भी बुलंद है, हमारी हिम्मत भी अटूट है और हमारा इरादा भी अड़िग है। ऐसे में मौजूदा सियासी हलचल को देखकर सवाल उठे कि क्या मोदी सरकार 2029 की तैयारियों के तहत मानसून सेशन में इस मास्टर स्ट्रोक को अंजाम देने वाली? क्या 2027 के यूपी चुनाव से पहले डीलिमिटेशन पर आर पार की लड़ाई होगी या फिर विपक्ष की खींचतान सरकार की राह आसान कर देगी? बड़ा सवाल ये भी है कि क्या 2029 का चुनाव वाकई बढ़ी सीटों पर होने जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए आपने रिपोर्ट देखी, मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। शाजिया इल्मी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अनंत विजय जी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मौजूद हैं, धर्मेंद्र यादव जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अजय वर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता जुड़ रहे हैं और अनीश गावंडे जी
एनसीपी के नेता और प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत धर्मेंद्र भाई आपसे करता हूं। आप स्क्रीन पर दिख भी रहे हैं और सवाल बहुत सीधा सा है कि सुप्रिया सुले ने कहा कि अगर 50% वाली कमिटमेंट होती है और बिल में लिखकर आता है तो सपा भी सहयोग कर सकती है। पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास हमेशा धोखे का रहा है। हाँ, और 2023 में जब लोकसभा में हाँ, महिला आरक्षण का बिल पास हुआ तो पूरा विपक्ष एक साथ आकर के बोला कि इस देश की आधी आबादी को आरक्षण मिलना चाहिए और सबने साथ दिया। भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा धोखे वाली होती है, हाँ, छल कपट की होती है, विश्वासघात की होती है, हाँ, उन्होंने आधी आबादी के साथ धोखा किया। हाँ, और 2024 के लोकसभा चुनाव में हाँ, उसका अनुपालन नहीं किया गया। हाँ, जो विपक्ष पूरी मांग कर रहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हाँ, इसको लागू कर दिया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लागू नहीं की। हाँ, उसके अलावा हाँ, धोखा देने के लिए हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने 2 नए पेज डाल दिए, सेंसस और डिलिमिटेशन। और इसकी वजह से वो जो आरक्षण था महिलाओं का, हाँ, जो 2024 में बहुत आसानी से लागू हो जाता हाँ, और पूरे देश की आधी आबादी को एक अवसर मिलता भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में अपना प्रतिनिधित्व करने का, हाँ। उस प्रतिनिधित्व से भारतीय जनता पार्टी ने देश की आधी आबादी को वंचित रखा। अरे धर्मेंद्र उसके भाई, बाद अभी भारतीय मैंने जनता आधी पार्टी के आबादी पर नेताओं की सवाल ही कहां मदद से पूछा आपसे भाई? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर में आपसे चढ़ावा मैंने चोरी महिला किया गया। आरक्षण पर सवाल थोड़े नहीं पूछा धर्मेंद्र भाई, आप तो प्रोफेसर हैं, सवाल तो समझिए। मैंने आपसे आधी आबादी पर सवाल पूछा क्या? डिलिमिटेशन काहे बात का होगा? अच्छा, आप डिलिमिटेशन को महिला आरक्षण मान रहे हैं? किस लिए हो रहा है? आप डिलिमिटेशन मतलब महिला आरक्षण मांग रहे हैं? नहीं, डिलिमिटेशन, मैं आपसे वही तो पूछ रहा हूं सर। डिलिमिटेशन महिला आरक्षण से क्यों जोड़ के मैं लाया गया है? पूछ रहा हूं amendment तो है वो। अरे भाई, अभी आपसे पूछ रहा महिला आरक्षण बिल हूं। में अभी तो amendment मैंने लिखा है, delimitation। अभी तो इस वाले मॉनसून सेशन में सरकार उसे महिला आरक्षण से जोड़कर ही ला रही है। क्या कर रही है ये तो आने दीजिए समय। ये तो अप्रैल वाली बातचीत थी कि महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ था। अरे मैं तो अभी आपसे पूछ रहा हूं डिलिमिटेशन पर बात। धर्मेंद्र जी, आने दीजिए, देखते हैं। अरे आपसे डिलिमिटेशन पर सवाल पूछ रहा हूं। 50% कमिटमेंट पर आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मैं, हाँ या ना? यही पांडे जी, वही तो मैं कहना चाहता हूं। जो बुनियादी समस्या है, जो समस्या की जड़ है, भारतीय जनता पार्टी आपको जड़ पे नहीं बैठाती है, आपको टहनी पे बैठा देती है और टहनी पे उछल उछल कर आप बोलने लगते हैं। आप मुझे बताइए, अब आपको सुनिए धर्मेंद्र भाई, सुनिए, अब मैं इसी पर, अब सुनिए आपको आरक्षण क्यों नहीं दिया? सुनिए सर, आपको स्टूडियो टहनी दिखेगा। अब सुनिए धर्मेंद्र भाई, आपको स्टूडियो टहनी दिखेगा, आपको डिलिमिटेशन पर सवाल, महिला आरक्षण पर सवाल दिखेगा, तो फिर मैं पूछ दूंगा कि आप प्रोफेसर क्या पढ़ाते होंगे, मुझे नहीं पता है। सीधा सवाल पूछो, फिर भी आप पूरी दुनिया घुमाते हैं। मैं अगर आपको बोलूं कि मैं कंपाइलर डिजाइन पढ़ाता हूं तो आप समझ जाओगे मैं क्या पढ़ाता हूं। तो जाकर क्लास में पढ़ाइए ना सर। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं कंपाइलर डिजाइन पढ़ाता हूं तो आप जानते हो क्या होता है कंपाइलर डिजाइन? नहीं जानता हूं। क्या हुआ उससे? इसका क्या लेना देना है? कंपाइलर डिजाइन से डिलिमिटेशन पर डिबेट का क्या लेना देना है? इसका ये लेना देना है कि मैं अगर बता भी दूंगा तो भी आप नहीं जान पाओगे। नहीं ना, तो नहीं जानना मुझे कंपाइलर डिजाइन पर भाई। मुझे पार्लियामेंट के डिजाइन पर बातचीत करनी है कि वो 2/3 बहुमत वाला डिजाइन पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पूछना क्या? आप कंपाइलर डिजाइन, क्यों आप बोलते हैं अब अनंत विजय जी, मैं आऊंगा शायद आपके पास। पाओगे अनंत, क्या फायदा बताने का? हाँ, नहीं फायदा है ना सर, नहीं फायदा है। अब अनंत विजय जी, ये प्रोफेसर साहब सवाल स्किप कर रहे हैं, जानबूझ के जवाब नहीं दे रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं। मुझे लगता है राकेश जी कि ये इनके पे बैंड से बाहर की बात है। तो ये अभी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अब क्या पता अखिलेश जी और सुप्रिया सुले जी में क्या बात हुई। कल सुप्रिया सुले जी लखनऊ में थी और आप जानते हैं कि राजनीति में जो कहा जाता है या जो दिखता है वो बिल्कुल नहीं होता है। भले वो राजनीतिक, वो किसी संसदीय दल में वहां गई थी, योगी जी से उनकी मुलाकात हुई और एक दिन बाद आकर आज वो ये कह रही हैं कि शायद डीएमके और वो सब इस बिल में एब्सेंट कर जाए, सपोर्ट कर दे, पता नहीं। और प्रधानमंत्री तो संसद में कह चुके हैं कि अखिलेश जी की जब जरूरत हमें होती है तो वो हमारा समर्थन भी कर देते हैं। और अखिलेश जी ने बहुत हंसकर और हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री के इस बात पर प्रतिक्रिया दी थी। मैं उस पर नहीं जाता हूं, लेकिन अभी प्रधानमंत्री ने जो वक्तव्य प्रधानमंत्री का आपने चलाया वो बहुत गौर करने वाली बात है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण की राह में आने वाली हर बाधा को दूर करेंगे और इसके लिए हमारे इरादे अटूट है। तो मुझे लगता है कि वही जो उनका बयान था वही आज परिणाम की स्थिति तक पहुंच गया है। प्रोफेसर साहब, अब आप अपने संस्कार के परिचय मत दीजिए, बीच में क्यों बोलते हैं सर? नहीं, वो कह रहे हैं कि मैंने उनको टोका था कि महिला आरक्षण पर क्यों बोलने लगे, डिलिमिटेशन पर पूछा था। तो वही प्रोफेसर साहब आपको कंपाइलर वाला ज्ञान दे रहे हैं।
तो मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री के उस बयान को और उसके बाद के राजनीतिक घटनाक्रम को अगर हम जोड़ के देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का ये स्पष्ट मानना है, ऐसा प्रतीत होता है राजनीति को देखते हुए राकेश जी, कि भारतीय जनता पार्टी देश में महिला आरक्षण लागू करने के लिए न सिर्फ प्रतिबद्ध है बल्कि किसी भी सीमा तक जा सकती है। ठीक है, और ये अब जरा अजय वर्मा को लाइए, अजय वर्मा को लाइए। अरे अजय भाई, क्या हुआ? बहुत सीरियस आप हैं। ये 2/3 वाला आंकड़ा देखकर गावंडे भाई उधर हंस रहे हैं, धर्मेंद्र जी टहनी वहनी पर चढ़ने लगे, आप बहुत सीरियस बैठे जी। मोदी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पांडे जी, अच्छा इसी साहब, आपको एंटायर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट पता है उनसे हैं? और आपको ये पता है कि आलू डाल के सोना कैसे निकलता है? जरा इस पे ज्ञान दे देना। वो हमको कैसे पता होगा? वो तो आप करते हैं ना। बताऊंगा। अरे वो मुझे कैसे पता होगा? वो तो आप करते हैं। मोदी जी से पूछना, एंटायर पॉलिटिकल साइंस मोदी जी से पूछना। देश के प्रधानमंत्री हैं, भारत की आन वान शान है, 56 इंची हैं, विश्व गुरु हैं। ट्रंप उनके सामने पानी भरते हैं, पुतिन उनको चरणों छूते हैं, सी जिनपिंग उन्हें बॉस कहता है, और वो जो है कोरिया वाला जो मास्टर है वो कहता है माई सर, वो कहता हिज एक्सीलेंसी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ राकेश जी, आप जो चीजें हैं अच्छी एडिवेट करते हैं। प्रोफेसर साहब से आप जो आपका ये ऑब्जेक्टिव टाइप शो नहीं है मान्यवर की हाँ और ना में जवाब दीजिए। दिस इज नॉट ऑब्जेक्टिव टाइप शो। हर आदमी को अपनी बात रखने का, अपनी पार्टी का पक्ष रखने का अधिकार है, जैसे आपको अपने चैनल तो मैंने कहा ऑब्जेक्टिव। अब सुनिए, आप उससे सहमत हो या नहीं? आप सुनिए अजय भाई, मैंने आपसे कहा कि आप जवाब दे दीजिए। मैंने तो पूछा इतना सीरियस में क्यों बैठे हैं? मैंने तो सिर्फ इतना पूछा था कि आप इतने सीरियस क्यों बैठे हैं? आप भिदक गए अचानक से, इतनी बौखलाहट क्यों आ गई? अनंत विजय जी हैं, इतने अच्छे पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, खोजी दुनिया के पत्रकार हैं। वो जो बात कहते हैं हम बिल्कुल सहमत होते हैं, वो उनका अपना पक्ष है। आप हमारे पक्ष को खारिज करिए, आप ये मत कहिए, खारिज करिए, आपका हक है। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि मोदी सरकार साहब की और इनके पूरे प्रोपोगंडा गैंग की नियत ये है कि महिला आरक्षण की आड़ में ये देश में डिलिमिटेशन करके देश के सोशल फैब्रिक को, देश के पॉलिटिकल सिस्टम को खत्म करके यहाँ तानाशाही करना चाहते हैं, जैसे और कंट्रियों में चल रही है। या तो आप एक काम करिए, 2 काम कर दीजिए। बाबा रामदेव ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूं कि एक तो या तो हिंदू राष्ट्र इसे घोषित कर दो, एक मेरी मांग ये है आपसे। मैं कह रहा हूं एज ए कांग्रेसी कार्यकर्ता समझ लो, आप करो। आपने 2014 से नहीं करा, 2026। अब देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं ना अजय वर्मा जी, आपने कह दिया मोदी यूनिवर्सिटी का चांसलर मुझे बना दिया। अलबत्ता मैं पत्रकार ही ठीक हूं, चांसलर बनने का शौक तो नेताओं में हो जाता है कि कहीं से कोई लाभ वाला पद मिलता रहे, लेते रहिए। सर आप डिरेल हैं अजय वर्मा और शाजिया इल्मी, ये हिंदू राष्ट्र तक पहुंच गए 2/3 बहुमत के सवाल पर। अब कल को ये नहीं बता पा रहे कि एनसीपी वाले इनके साथ है कि नहीं साथ है, ये नहीं बता पा रहे कि ये गावंडे भाई मुस्कुरा क्यों रहे थे, ये नहीं बता पा रहे थे कि समाजवादी पार्टी की क्या सुप्रिया सुले से बातचीत हुई, कोई जानकारी है कि नहीं। हिंदू राष्ट्र। अब नहीं, कल को अनंत विजय जी वाइस चांसलर बन जाएंगे तो हम भी अफसोस मुझे होता है कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं इनके पास है नहीं, ये भी बनने वाले हैं, दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, अब तंजिया अंदाज में कुछ और कहने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है क्योंकि इतने हताशा हैं, प्रधानमंत्री का मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए, मुख्य तर्क देखिए सिर्फ इसी विमेंस रिजर्वेशन का नहीं है। विमेंस रिजर्वेशन तो होगा ही होगा और हर एक देश की महिला चाहती है। अजय भाई, आपके घर की भी सारी महिलाएं जो है ना, आपकी बहन हो, आपकी पत्नी हो, बेटी हो, सब चाहेंगी वो, और वो होके रहेगा। लेकिन अगर सिर्फ डिलिमिटेशन की बात की जाए तो वो अपने आप में वो व्यवस्था का हिस्सा है, और वो भी संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा है। राजनीति तो वो है नहीं और कोई राजनीतिक एजेंडा भी नहीं है। आप सब जानते हैं कि एक व्यक्ति और एक महिला आरक्षण बिल तो लागू हो चुका है, बाकायदा नुमाइंदगी हो, वो आप क्यों झूठ बोल रही हैं? 2023 में क्या हुआ था? कोशिश करें। नहीं, सुनिए मेरी बात को सुनिए। जिन राज्यों में जनसंख्या बड़ी है, नागरिकों को भी समान नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। क्यों नहीं करा? आप कैसे आप सड़कों पे नहीं आई? होगा ना, आपने कहा लागू पीछे बोल रहे हैं, आप सुन भी नहीं रहे हैं। नहीं हुआ ना, अभी तक नहीं आपकी बात का। अभी तक देखिए तो नहीं आप सुनिए, लागू वो एक मिनट भाई साहब, लागू इसका जवाब अच्छा सुन लीजिए, 30 सेकंड शाजिया को सुन लीजिए, फिर आता हूं। 30 सेकंड सुन लीजिए शाजिया को, फिर मैं आ रहा हूं। अजय जी आ रहा हूं। उसकी आड़ में आप देशवासियों को धोखा देना चाहते हैं। ठीक है, हो गया ना आपका। यही तो आप बोल रहे हैं ना भाई साहब, सवाल तो आप जवाब तो दे नहीं पा रहे हैं, यही तो गोलमोल करके आप बोल रहे हैं। लेकिन आप बताइए, आप क्यों रोक रहे हैं?
चाहे वो डिलिमिटेशन हो, जो संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा है, जो बाकायदा जो कमीशन बना है, जो कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड है, जिसके चलते हर एक नागरिक को हर एक वोट की कीमत बराबर मिलनी चाहिए, जिसके चलते उसको नुमाइंदगी बराबर होनी चाहिए। आप क्यों नागरिकों का पूरा जो हक है छीनना चाहते हैं? ठीक है, आप हर एक नागरिक को बराबर से शाजिया मैं आता हूं, जरा गावंडे जी को भी स्क्रीन पर लाइए, जरा गावंडे भाई को स्क्रीन पर लाइए, वो इशारा भी कर रहे हैं। गावंडे भाई, इतनी मुस्कुराहट की वजह क्या है? क्या ये 2/3 बहुमत अगर 50% जो सुप्रिया सुले ने कहा कि अगर बिल में लिखकर लाते हैं तो हम समर्थन पर विचार करेंगे, उसको लेकर बातचीत भी करेंगे, क्या यही है फाइनल लाइन? राकेश जी, मैं हंस इसीलिए रहा था कि आपके शो पर आने का सौभाग्य पहली बार मिला है, पर आप हम पर फिर लास्ट तक आने गए, तो मैं इसीलिए थोड़ा हंस रहा था। पर मैं आपको और एक चीज बता देता हूँ, बहुत सारी चीजें कही गई है, एनसीपी एसपी समर्थन करेगा, समर्थन नहीं करेगा, पर हम यही कहते आ रहे हैं कि पहले बिल को हमारे सामने पेश तो किया जाए। बिल में हमारे पास बहुत सारे सवाल है बिल के बारे में। 50% इंक्रीज होने वाला है या पॉपुलेशन के आधारित इंक्रीज होने वाला है? अगर सीट लोकसभा में इंक्रीज होंगी तो राज्यसभा में भी होंगी या नहीं होंगी? अगर आरक्षण मिलने वाला है महिलाओं के लिए तो क्या ओबीसी महिलाओं के लिए भी आरक्षण मिलेगा? और मैं एक चीज कहना चाहता हूं, हमें अभी पक्ष और विपक्ष में बांटा गया है, पर इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष है नहीं। अगर सरकार हमारी सभी समस्याओं को सुनेगी और उसका हल ढूंढ पाएगी तो ये विपक्ष के लिए एक विक्ट्री है। राजनीति में मतभेद होने चाहिए, मनभेद नहीं। अब गावंडे भाई देखिए ना, खुद ही आपने अपने आप को विपक्ष कह दिया। आप हमें कह रहे हैं कि नहीं, मैं कह रहा हूं कि हम कह ही नहीं रहे। नहीं, आपने खुद को ही विपक्ष कह दिया, आपने खुद ही। अरे मैं क्या कहूंगा गावंडे भाई, मैं क्या कहूंगा? ये तो देश की जनता ने कहा है, देश की जनता ने कहा है कि ये सत्ता पक्ष है तो पक्ष हो गए, ये है, और आपको मैंडेट मिला है विपक्ष में बैठने का तो आप विपक्ष हैं। इसमें मैं क्या कर सकता हूं? ये तो जनता का जनादेश, आप ना मानिए तो मेरी कोई गलती तो है नहीं। आपने लिख रखा है ना ऊपर विपक्ष। हाँ तो लिखेंगे ना, क्योंकि यही जनादेश है भाई। ये अपने आप अजय वर्मा जी, यही जनादेश है कि आप विपक्ष हैं। आपको नहीं है समझ में आ रहा तो मैं क्या करूं भाई? रंजन जी इतना सीरियसली मत लीजिए, थोड़ी हंसी मजाक हो रही थी। मैं कह रहा था कि इस मुद्दे पर पक्ष विपक्ष नहीं होना चाहिए, विच इज कि अगर महिला आरक्षण लाया जा रहा है, अगर डिलिमिटेशन एक एथिकल वे से लाया जा रहा है तो इस पे चर्चा होनी बिल्कुल चाहिए। इसमें पक्ष विपक्ष तब हो सकता है जब बिल हमारे सामने। अच्छा गावंडे भाई, सुप्रिया सुले ने कहा 50% सीट हर राज्य में बढ़ी तो समर्थन संभव। एनसीपी, डीएमके, मतलब ये पार्टियां और सपा समाजवादी पार्टी को लेकर भी उन्होंने बात कही कि 50% वाली बातचीत होती है तो हम उसके बारे में गंभीरता से सोचेंगे। ये ठीक है मामला? नहीं, आपने ही कहा है कि समर्थन संभव। हाँ, समर्थन संभव। हम चर्चा करेंगे, कांग्रेस के साथ चर्चा करेंगे, टीएमसी के साथ चर्चा करेंगे, डीएमके के साथ चर्चा करेंगे। इंडिया अलायंस में अभी भी इंटरनल डेमोक्रेसी है, जो सभी एक साथ कहेंगे हम उसका पालन करेंगे। क्या अजय जी क्या कह रहे हैं? जरा सुन लीजिए एक बार अजय जी को सुनिए जरा। कुछ और कह रही है, कुछ और एक बार अजय जी को सुनिए। सुने अजय जी, ये तो कह रहे हैं 50% हुआ तो वो कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि समाजवादी हो, डीएमके हो या जितने भी हो, आप जो अंग्रेजों की तरह फूट डालो, डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं, कोई अलग नहीं है। सब इसके साथ, अपोजिशन के साथ खड़े होकर इंडिया गठबंधन के समर्थन में रहेंगे। आप भ्रम मत फैलाइए, आप अफवाह मत फैलाइए, आप प्रोपोगंडा मत करिए कि साहब वो समर्थन देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, वो हमारे साथ आएंगे। थोड़ा बादाम खाया करिए, जब देखेंगे। अजय भाई थोड़ा बादाम खाया करिए, आज बताइए। थोड़ा बादाम खाया करिए, आपकी याददाश्त मेमोरी बहुत कमजोर हो गई है। आप पूछिए कि मैं बात क्यों कह रहा हूं, और उसके लिए मैं अनंत विजय जी को लाता हूं। और सुनिए ये बात क्यों। अनंत विजय जी, डीएमके ने चिट्ठी लिखकर कहा कि हमको इंडिया ब्लॉक से अलग बिठा दो। ये कह रहे हैं हमारे साथ है। कौन सा साथ है जरा इनको बता दीजिए। ये हारे तो वो लिखने का मतलब और होता है इंडिया। अच्छा, और होता है इंडिया ब्लॉक के साथ मत बिठाओ, और होता है और चीज होती है। ठीक है, समर्थन जब इसमें अनंत विजय जी क्या सबसे मुश्किल स्थिति कांग्रेस के लिए होगी अगर ऐसा हो गया, ये 2/3 बहुमत हो गया, डिलिमिटेशन हो गया? कांग्रेस के लिए मुश्किल क्यों होगी आप बताइए। मैं अभी अजय जी थोड़ा सा आपने मेरे लिए बहुत अच्छे शब्द कहे, आपका आभार। लेकिन कांग्रेस के लिए अब शायद हो सकता है नाराज हो जाए, क्योंकि कांग्रेस के लिए स्थिति तो तब अच्छी होगी ना जब उनका नॉन प्लेइंग कैप्टन सामने होगा। अभी तो उनका नॉन प्लेइंग कैप्टन सामने ही नहीं आया है भाई। तो मुझे स्थिति तो तब अच्छी या बुरी होती है जब कैप्टन लीड करता है फ्रंट से। यहां तो वो जो कैप्टन है वो नॉन प्लेइंग कैप्टन हो गया है।
तो मुझे ये लगता है कि जिस प्रकार से अजय वर्मा जी अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं, INDIA गठबंधन के अंदर झांकने की जरूरत है, क्योंकि DMK आपसे अलग हो चुका है, TMC की शक्ति बची नहीं, और NCP SP जिनके गावंडे साहब अभी पक्ष विपक्ष की बात कर रहे थे, तो मुझे हंसी इसलिए आ रही थी राकेश जी कि वो जो विपक्ष में बैठे हैं वो पक्ष में आने का प्रयास कर रहे हैं। उनके 8 में से 6 लोग मतलब लगभग पक्ष में जाने को तैयार नहीं, मतलब कहने का मतलब क्या है? तो कहने का मतलब नहीं, कहने का मतलब क्या है कि परिसीमन बहाना है, ये खोज रहे नया ठिकाना है, और नया ठिकाना एनडीए का खोज लिया है ठिकाना। मुझे लगता है ठिकाना तो खोजा जा चुका है, क्योंकि सुप्रिया ताई का इस प्रकार सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना एक बहुत बड़ा संदेश दे रहा है, न सिर्फ अपनी पार्टी को बल्कि INDIA गठबंधन को। एक कैसा गठबंधन है जिसका न कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, न कुछ है, न बैठकें होती है। अब ये कहेंगे एनडीए की भी नहीं होती, अरे वो सत्ता पक्ष है भाई, विपक्ष को तो तमाम मसलों पे बैठकें करने की इतने बड़े बड़े मुद्दे देश में थे, कैप्टन गायब है। अरे पहले ये बताइए, कैप्टन गायब है, ये क्या तंज कस रहे हैं? इसका जवाब अजय भाई। सुनो, 16 तारीख को सोनिया जी हमारी चेयरपर्सन थी, उनके यहाँ पर इंडिया गठबंधन की आगामी बैठक नहीं भाई है, चलिए ठीक है, उसके बारे में आप निश्चित रखिए। तो सुन लीजिए, मैं कह तो रहा हूँ, है ही कह रहा हूँ मैं आपको ये बता रहा हूँ पांडे जी, कौन कैप्टन गायब है? कांग्रेस में हर आदमी कैप्टन है, हर कार्यकर्ता कैप्टन है, हर नेता कैप्टन है। हमारी तरह मोदी जी की यहाँ बीजेपी की तरह अधिनायकवाद नहीं है, उंगली उठाया और किसी अच्छा ये बताइए 16 वाली मीटिंग में डीएमके आ रही है, घोषित कर दिया। 16 वाली मीटिंग में डीएमके आ रही है, आम आदमी पार्टी आ रही है, सब आएंगे। डीएमके आ रही है, हम सबको देखिए, हम सबको बुलाएंगे। अच्छा। सुन लीजिए, जो बुलाएंगे ना, बुलाना तो ठीक है, जो नहीं आएगा उससे चर्चा करेंगे। अच्छा हाँ बिल्कुल बुलाएंगे, सब लोगों को हम लोग बुलाएंगे, हमारा दायित्व। गावंडे भाई आप भी बोल दीजिए, फिर मैं शाजिया के पास जाता हूँ। एनडीए में जा रहे हैं क्या? कल आपने देखा शरद पवार को लेकर बहुत सारी बातें हैं। रंजन जी 2000 रंजन नहीं, राकेश सॉरी राकेश जी, सॉरी माय रंजन नहीं भैया, इन्हें ये राकेश पांडे है, इंटरनेशनल राष्ट्रवादी पत्रकार, इंटरनेशनल राष्ट्रवादी सनातनी पत्रकार राकेश पांडे हैं। ये हो गया आपका जोक हो गया भाई, आपका जोक हो गया। और लाइट आप यही कर सकते हैं अजय जी। वैसे आपने जो उपाधि दी है उसको मैं स्वीकार करता हूं, अंतरराष्ट्रीय हो जाना और सनातनी हो जाना गाली नहीं होना चाहिए इस देश में। चलिए गावंडे साहब। राकेश जी, जब से हमारी पार्टी में फूट हुई है उसके अगले दिन से रूमर चलते जा रहे हैं कि एनसीपी कांग्रेस के साथ मर्ज हो जाएगी, एनसीपी अजीत पवार के साथ एक साथ वापस आएगी, कि एनसीपी एसपी बीजेपी में शामिल हो जाएगी। पिछले 3-4 सालों से ये खबरें छपती आ रही, पर इनका कोई तथ्य नहीं और इनमें कोई बेसिस नहीं है। अभी हम इंडिया अलायंस के एक सदस्य हैं, महाविकास आघाड़ी के सदस्य हैं और रहेंगे। कल की मीटिंग में हम भी शामिल रहेंगे। आपके नेता कल देवेंद्र फडणवीस से क्यों मिले, सब बताइए, फिर बताइए ना देश की जनता को। रात को 10 बजे ये मीटिंग क्यों हुई? पाटिल जी नहीं, जयंत पाटिल जी वहां पे इस्लाम के म्युनिसिपल कमिश्नर को इलीगली जो रिमूव किया गया सर, था, ये देखिए उसके लिए देवेंद्र फडणवीस जी के घर पे थे। आप पूछे कि एनसीपी अजीत पवार के नेता उस वक्त वहां पे क्यों थे? यही तो देश जानना चाहता है। हमारी इच्छा क्या, देश की इच्छा ये जानने की। प्रफुल्ल पटेल जी और अच्छा, मैं शाजिया को जरा लाता हूं। शाजिया इल्मी, ये तो अभी जब तक कुछ फाइनल ना हो जाए, आप बता दीजिए ये एनडीए में आ रहे हैं क्या? आप ही बता दीजिए। देखिए, बहुत ही जल्दी सब साफ हो जाएगा और जाहिर सी बात है जो कुछ हो रहा है दुनिया देख रही है। अब अनीश जी वो बोलना चाह रहे हैं जो सुप्रिया सुले भी नहीं बोल रही हैं। मुझे तो मालूम नहीं किसकी तरफ से बोल रहे हैं इस वक्त, लेकिन जो हो रहा है, जो जिससे मिल रहा है, जिसके दिल की जो ख्वाहिश है वो सबको समझ में आ रही है। और मुझे लगता है डीलिमिटेशन के बिल में आसानी से बाकायदा वो सिर्फ पास होगा और जरूरी है, वो संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा है। तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी पार्टी ये चाहेगी कि जो डीलिमिटेशन का मकसद है वो पूरा ना हो। मकसद यही है हर एक सिटीजन को अपनी वोट की वैल्यू मिले। तो मुझे लगता नहीं इसमें कोई दिक्कत है, लेकिन ये मैं जरूर जानती हूँ कि सारी की सारी पार्टियां ना सिर्फ सोचेंगी इसके बारे में और जानती है कि क्या हाल हुआ है पिछली बार। तो और जहां तक बात है विमेंस रिजर्वेशन बिल की, उसका रास्ता भी इससे जाता है, लेकिन डीलिमिटेशन अपने आप में एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है।
तो जाहिर सी बात है कोई ये नहीं चाहेगा। और जो 50% का फॉर्मूला सुप्रिया सुले जी कह रही थी, यही तो फॉर्मूला अमित शाह जी ने बाकायदा विमेंस रिजर्वेशन बिल में उस वक्त दिया था सबको, जिसके चलते साउथ इंडियन जो स्टेट्स हैं उनको नुकसान ना हो। नहीं, तब लिख कर नहीं दिया था ना शाजिया जी, तब बिल में लिखा हुआ नहीं था। यह अलग बात है कि अमित शाह ने आखिरी समय में जब केसी वेणुगोपाल ने इस पर अपनी बात कही तो बोले कि मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूं अगर आप समर्थन रहे। मैं कह रहा हूं उस समय ही लिख कर दे दिए होते। यही तो ये कह रहे हैं कि आपकी नीयत में खोट थी, आप लिख कर क्यों नहीं लाए, आप टेस्ट कर रहे थे। सुनिए, अगर मान जाते तो डीएमके की हालत नहीं होती, बाकी सबकी हालत नहीं होती। अब क्या, अब मुंह की खानी पड़ेगी। अभी मानसून सत्र शुरू हो रहा है, तब माने नहीं। सबसे बेहतर फॉर्मूला था साउथ इंडियन स्टेट्स की जिनकी पॉपुलेशन कम हुई है, बाकायदा उनके हक के लिए था, लेकिन माने नहीं उन्होंने इस बात को। अच्छा, एक बात शाजिया, जरा वो इक्वेशन वाला ग्राफिक्स रखिए टीवी स्क्रीन पे। शाजिया एक बात बताइए, एनडीए जो पिछली वोटिंग हुई थी उसके हिसाब से 298 है, टीएमसी के बागी आपके पास आएंगे 20 हो जाएंगे, उद्धव के बागी आ ही गए हैं 6 वो हैं, एनसीपी जो शरद पवार गुट है मान लेते हैं, अभी मान लेते हैं कि गावंडे साहब की पार्टी जो है आपकी ओर आ जाती है, 8 इनके पास हैं, डीएमके वो कर देते हैं 20 हैं, के भी साथ हैं। अच्छा वो भी है, उनसे भी बातचीत हुई है क्या? आम आदमी पार्टी से भी बात हुई है? शाजिया, आम आदमी पार्टी से भी बात हुई है, सपोर्ट कर रही है क्या इस पर? आपको क्या लगता है? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं, मुझे क्या लगता है। आपको क्या लगता है जो 7 एमपीज आए हैं राज्यसभा के, तो वो किसके लिए वोट करेंगे? नहीं, वो तो राज्यसभा की बात हो रही है ना, ये लोकसभा की बात पूछ रहे हैं अभी। अच्छा, नहीं, मैं अमेंडमेंट की बात कर रही थी। अगर आप इसकी बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आसानी से। नहीं, मैं लोकसभा का, ये ठीक अनंत विजय जी ने कहा, मैं लोकसभा के नंबर बता रहा हूं। अब सुनिए, ये टोटल जो मैंने गिनवाया शाजिया वो 354 हुए, 2/3 के लिए 360 चाहिए, 6 कम है, वो 6 आप कहां से जुगाड़ कर रही हैं? 6 वो धर्मेंद्र यादव की पार्टी होगी या आरजेडी उधर से, कहां से 6 आ रहे हैं? मुझे लगता है कि आप देख ही रहे हैं कि हालात बन रहे हैं, और मैंने समझा नहीं आपकी बात को पहले, अब मैं समझ रही हूँ कि आप लोकसभा की ही से वोटिंग की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत है। आप सारी खबरें आप भी सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, कौन कौन आने को तैयार है, कौन कौन वोट देगा डिलिमिटेशन के मुद्दे पर। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी सरप्राइजेस होंगे यहाँ पे, और अनीश जी के लिए भी बहुत सारे सरप्राइजेस होंगे, और मुझे लगता है धर्मेंद्र जी के लिए भी कुछ सरप्राइजेस हैं। मैं धर्मेंद्र भाई, तो अपनी पार्टी धर्मेंद्र भाई, मैं फिर तो सवाल, एक लाइन का सवाल पूछता हूं, एक लाइन में जवाब दे दीजिएगा, उसके बाद जो मन आएगा बोलिएगा, मैं बीच में नहीं आऊंगा। क्या आपकी पार्टी 50% कमिटमेंट बिल में लिखकर आता है, सपोर्ट कर रही है, वोट कर रही है पक्ष में, हाँ या ना? वो भी आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। अरे मैंने धर्मेंद्र जी से पूछा शाजिया। राकेश पांडे जी के मामले में तो ये पूरा तय था। मेरी बात आने दीजिए साजिया जी। हाँ, बोलिए धर्मेंद्र भाई बोलिए। 50% ही एक मुद्दा नहीं है, 50% ही एक मुद्दा नहीं है, 50 के बाद का जो मुद्दा है क्या, उसमें पिछड़ों का रिजर्वेशन होगा कि नहीं होगा, पिछड़ों का या धर्म वाला होगा, मुस्लिम महिलाओं वाला, वो पंगा फंसाएंगे, होगा कि नहीं होगा। उसके बाद के जो सवाल हैं, उसके बाद के सवाल का जवाब कौन देगा? शाजिया बहन जी को यही नहीं पता है कि सबसे पहले बिल लोकसभा में आता है कि राज्यसभा में आता है, और दूसरे को ज्ञान देना ठीक नहीं लगता है। रही बात दूसरी जो आप कह रहे थे, अभी आपने कहा पक्ष और विपक्ष की बात, अनंत विजय जी लोकसभा में आता है, साजिया बहन जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मेरी बात मेरी आने दीजिए। आप आम आदमी पार्टी में थी पहले, इसलिए शायद उनकी बात ज्यादा आपको पता होगी। मैं आपको थोड़ा सिखा दूंगी। वो सब पता, ठीक है, आपकी जानकारी पूरे देश के सामने आ गई। अनंत विजय जी ने भी सवाल खड़ा कर दिया उस पर, तो अब पूरा देश सुन लिया आपको पूरी तरह से। अब उसको मेकअप करने से कोई फायदा नहीं है बहन जी, उसको मेकअप करने से कोई फायदा नहीं है, वो बात आ चुकी है। ठीक है, मैं एक बार बात आ जाती है, मैं बीच में आता हूं। अरे पर्सनल मत होइए भाई, मैं थोड़ा सा, अरे मैं थोड़ा सा शांत होता हूं कि आप लोग ही बात विवाद कर लीजिए, मैं किनारे हट जाऊं, आप लोग पर्सनल होना शुरू कर देते हैं। प्रोफेसर साहब, अरे उसका अनुपालन क्यों नहीं किया गया? कंपाइलर डिजाइन के प्रोफेसर साहब सुनिए, कंपाइलर डिजाइन के प्रोफेसर साहब सुनिए, लोकसभा या राज्यसभा में भी बिल पहले पेश हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हर बिल लोकसभा में ही पहले पेश होगा, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है प्रोफेसर साहब कि हर बिल पहले लोकसभा में प्रोफेसर होता है। मैं कंप्यूटर साइंस विभाग का प्रोफेसर हूं। अरे आपने ही कंपाइलर डिजाइन बोला ना, अब आपकी पढ़ाई में कंप्यूटर साइंस को कंपाइलर डिजाइन बोले तो मेरी गलती तो है नहीं, आपने इसी शो पर बोला, तो आप तय ही नहीं कर पा रहे हैं आप किस बात के प्रोफेसर हैं, कंपाइलर डिजाइन कहें कि कंप्यूटर साइंस कहें। छोड़िए, मेरे सवाल पर आइए।
बात का कोई प्रोफेसर नहीं होता, विभाग का प्रोफेसर होता, सब्जेक्ट पढ़ाता है, चलिए जानकारी है, आ जाएंगे किसी दिन, बैठ जाएंगे, इस पर चर्चा कर लेंगे। अभी सवाल पर आइए। आपको जानना जरूरी है, आपको टाइम पास करना है, किसी तरीके से सवाल करना है, विभाग पर चले जाए, किस विभाग के प्रोफेसर हैं उस पर चले जाए, क्या विषय होती। हाँ आइए, सवाल पर आइए। हाँ बताइए बताइए। अच्छा, सवाल ही नहीं सुना? सवाल ही नहीं सुना? नहीं, आवाज नहीं आ रही। अनंत जी क्या है? सवाल बताइए दोबारा। अजय जी कहीं जा रहे हैं, धर्मेंद्र भाई कहीं जा रहे हैं, गावंडे साहब फिर भी थोड़ा सा लाइन पर है। देखिए पांडे जी, जब तथ्यों की कमी होती है तो इसी प्रकार के उत्तर आते हैं। ये अपेक्षित है, क्योंकि अभी संख्या बल इनके हाथ से सिरा छूटता हुआ नजर आ रहा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि छूट ही गया इनके हाथ से। और 6 की बात जो आपने धर्मेंद्र जी से पूछी है, मुझे लगता है 6 में तो अगर 10-12 लोग एब्सेंट भी हो जाएंगे तब भी काम चल जाएगा ना। वो तो संख्या घट जाएगी बहुमत की, 2/3 सपा एब्सटेंट कर देगी। तो एब्सटेन करना भी एक हथियार है कि भाई चलो हम बिल के समर्थन में नहीं है, हम वॉकआउट कर जाते हैं। तो अगर कोई एक चंक जो 20 या 30 सांसदों की पार्टी, अगर वो बाइकआउट भी कर देती है इस बिल का, ये कहते हुए कि इसमें ना अल्पसंख्यकों का आरक्षण है, ना महिलाओं के लिए पिछड़ों का आरक्षण है, हम तो इस बिल को नहीं मानते, हम बाइकआउट करते हैं। ये बाइकआउट भी सरकार का एक प्रकार से समर्थन ही है, क्योंकि वो बिल पास करने का राह प्रशस्त करेगा। इसलिए ये लोग अभी थोड़ा दाएं बाएं करेंगे। अब कल बहुत बड़ी बैठक इनकी होने वाली है ना, 16 तारीख कह रहे हैं, शायद 16 तारीख को INDIA गठबंधन की बैठक होगी। अजय जी आप ही के पास आ रहा हूं। अब मुझे एक बात बताइए, ये है भाई आपकी पार्टी के लिए साख का सवाल। अब साख का सवाल इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कई सारे बयान आए कि कुछ भी कर लें मोदी सरकार 2/3 मेजॉरिटी हासिल नहीं कर सकती है। ये आपकी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने यह बात कही है। लेकिन अभी तो ये लग रहा है, ये जो नंबर्स दिख रहे हैं वो लग रहा है कि ये कोई इम्पॉसिबल टाइप का नहीं है। इम्पॉसिबल में से इम हट गया है, केवल पॉसिबल बच रहा है जो दिख रहा है। देखो, मैं तीनों चीज़ों पे, अभी शाजिया जी पर भी, अनंत विजय जी पर भी। अनंत विजय जी आप कह रहे थे, देखिए हिंदुस्तान में लोकतंत्र है और यहाँ पर पक्ष विपक्ष सभी लोग होते हैं। कुछ लोग पक्ष को देते हैं, कुछ विपक्ष को देते हैं। जिसकी ज़्यादा सीट आती है उसकी सरकार बनती है, उनका मुख्यमंत्री बनता है। लेकिन इसका मतलब नहीं होता कि अगर आप अनंत विजय जी RSS में हैं या पत्रकार हैं, मैं आपके यहाँ चाय पीने चला जाऊँ तो मैंने आपको ज्वाइन कर लिया, मैं आपके घर का आदमी हो गया क्या? फर्नांडीज से कोई अगर मिलने चला गया तो इसका मतलब वो ज्वाइन करने गया है। भाई अपनी समस्याओं के लिए अपोजिशन के लोग मुख्यमंत्री के पास नहीं जाएंगे तो क्या अजरबैजान के मुख्यमंत्री या ट्रंप के मित्र ट्रंप के पास जाएंगे? मोदी जी के मित्र पे नहीं जाएंगे। जाएंगे तो इन्हीं के पास ये सिस्टम है जी। तो ये सिस्टम आप भी जानते हैं। पांडे जी आप कह रहे थे, पांडे जी आप कह रहे थे, अभी साजिया जी पांडे जी कह रहे थे आपको बादाम खाने की जरूरत है। आपके लिए कह रहे थे उम्र बढ़ गई है, आप भूलने लगी हैं। अब लोकसभा को राज्यसभा बताने लगे, राज्यसभा को लोकसभा। चूंकि टेलीप्रॉम्प्टर आपके पास है नहीं, आप भी टेलीप्रॉम्प्टर के यूजर हैं, टेलीप्रॉम्प्टर आपके बॉस इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए कह रहे हैं? सुनिए, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं, आपने जो भाई साहब आपने नहीं, भाई साहब का सम्मान करते हैं। आप शायद जानते नहीं है। नहीं आप बीच में ना बोले, अपने टाइम पे बोले। मुझे बोलने दीजिए। 30 सेकंड और दे दीजिए। अजय भाई ने बहुत कम बोला है, 30 सेकंड और दे दीजिए, फिर तुरंत आ जाऊंगा। मेरा टाइम चल रहा है, घड़ी से देखकर 30 सेकंड अजय भाई को, घड़ी से देखकर। नहीं गलत बात है। नहीं अब आप इनसे 30 सेकंड बाद इनके पास आइए। अब पांडे जी तीसरी बात मेरी सुन लीजिए। अब तीसरी बात सुन लीजिए मेरी। पांडे जी आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं। देखिए इंडिया गठबंधन में आपने एक पिक्चर देखी थी, गब्बर सिंह कहते थे जब बच्चा रोता था तो 50-50 कोस तक की सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। आजकल पता है पूरे देश के टीवियों पर, जो आपके टीवी पे नहीं, जो OTP हैं, छोटे वाले टीवी हैं, लोग जरा लाइए मुझे स्क्रीन पर, ट्विटर आप रुक जाइए। आपके 30 सेकंड हो गए। मैं फिर कह रहा हूं शाजिया 10 सेकंड, मेरी एक बात आ जाए। अरे मैं क्यों कह रहा था कि आपको बादाम खाने की जरूरत है, क्योंकि पिक्चर का नाम गब्बर सिंह नहीं था, पिक्चर का नाम शोले था। गब्बर सिंह उसमें कैरेक्टर था। और अजरबैजान में पता नहीं मुख्यमंत्री होता है कि नहीं होता है, छोड़ दीजिए। इसीलिए कह रहा हूं कि बादाम खाने की जरूरत है। अजय भाई रुक जाइए, अब चलिए शाजिया आपका समय। अच्छा राकेश जी, शायद बादाम खाने की जरूरत नहीं पड़े, सिर्फ कोई भी किताब उठा लीजिए। कोई भी ऑर्डिनरी बिल होता है वो राज्यसभा में भी आ सकता है और लोकसभा में आ सकता है। सिर्फ फाइनेंस बिल या मनी बिल होता है वो लोकसभा के जरिए ही जाता है, वो राज्यसभा में नहीं आ सकता। ये बता दीजिए भाई साहब को, ये बहुत बुनियादी है नॉलेज और हम बहुत
सालों से एंकर हैं, टेलीप्रॉम्प्टर की कभी जरूरत नहीं पड़ी। और सुनिए पॉलिटिशियन भी रहे और एक्टिविस्ट भी रहे। भाई साहब अकल बड़ी है, भैंस नहीं है। आपके लिए भैंस बड़ा है। अजरबैजान ऐसी जगहों में प्रेसिडेंट होता है, वहाँ प्राइम मिनिस्टर भी नहीं होता। शायद आप ये भी नहीं जानते, तो आपको जरा सी भी नॉलेज ना अपने। चलिए समय इतना ही इजाजत दे रहा है, लेकिन एक बात कहते हुए अजय भाई, आपको भी, धर्मेंद्र भाई आपको भी, जो बात शादिया ने कही कि केवल जो फाइनेंस बिल होते हैं, जो मनी बिल होते हैं, वो पहले लोकसभा में पेश होते हैं। इसके अलावा संविधान संशोधन विधेयक जो होता है वो दोनों सदनों में किसी में भी पेश किया जा सकता है पहले, और जो इसके अलावा ऑर्डिनरी बिल है वो भी दोनों सदनों में किसी में भी पेश किया जा सकता है। तो ये नहीं होता है। सरकार ने पहले लोकसभा में किया था क्योंकि सरकार को भी पता है कि मुश्किल यहां पर ज्यादा है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।